गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीजी ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। पतंग कविता जो आलोक धनवा द्वारा रचित है और ये कविता आलोक धनवा के एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से ली गई है। तो इस पतंग कविता के पार्ट 2 में हम आगे की कविता का अध्ययन करेंगे। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ने लगते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। यहाँ कवि ने लाक्षणिक भाषा का प्रयोग करते हुए बाल सुलभ इच्छाओं और बाल सुलभ क्रियाओं का बड़ा ही मनोहारी और मनोरम वर्णन किया है। जन्म से ही लाते हैं वे अपने साथ कपास। कवि कहता है कि बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास जैसी कोमल भावनाएं लेकर पैदा होते हैं। उनके बेचैन पैरों के पास पृथ्वी घूमती हुई आती है जब वे दौड़ते हैं बेसुध। उनके पैरों में, इनके बच्चों के, उनके पैरों में एक बेचैनी होती है जिसके कारण वे संपूर्ण पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, पैरों में बेचैनी होती है जिसके कारण वो संपूर्ण पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, जब बच्चे बेसुध होकर बेपरवाह होकर दौड़ने लगते हैं, छतों को भी नरम बनाते हुए, तो वे छतों को भी कोमल समझने लगते हैं। जब बच्चे पतंग उड़ाने के लिए बेसुध होकर दौड़ने लगते हैं तो वे छतों को भी नरम और कोमल समझने लगते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, उनकी गति के कारण दिशाएं मृदंग इस वाद्य यंत्र, उनकी गति के कारण दिशाएं मृदंग के समान सुमधुर ध्वनि उत्पन्न करने लगती हैं। जब वे पैंक भरते हुए चले जाते हैं, जब वे तीव्र गति से झूलता, पैंक माने झूला झूलना, जब वे तीव्र गति के साथ झूला झूलते हुए चलते हैं तो पेड़ की शाखा के समान ढीले पड़ जाते हैं। पेड़ की शाखा के समान ढीले पड़ जाते हैं। डालों को तरह लचीले वेग से पेड़ की शाखाओं के समान ढीले पड़ जाते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। उस समय उनकी गति में एक बहुत अधिक प्रखर वेग होता है। उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं होता। छतों के खतरनाक किनारों पर ये कदम रखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस समय उन्हें गिरने से बचाता है उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। उस समय उनका प्रसन्नचित्त शरीर ही उन्हें छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से बचाता है। पतंग उड़ाते समय उनका संपूर्ण शरीर रोमांचित हो उठता है। उनके ही सिर्फ रोमांचित शरीर का संगीत, पतंग उड़ाते समय उनका संपूर्ण शरीर रोमांचित हो उठता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंग की ऊपर जाती धड़कनें उन्हें गिरने से रोकती हैं। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो पतंग का केवल एक धागा ही उन्हें संभाले हुए है और उन्हें नीचे गिरने से, वो पतंग का एकमात्र धागा ही उन्हें गिरने से बचा रहा है। रंध्रों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। यहाँ कभी पतंग उड़ाने वाले बच्चों का वर्णन करता हुआ कहता है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बच्चे भी पतंगों के साथ साथ उड़ने लगते हैं। वे अपने शरीर के रोम से निकलने वाले संगीत का सहारा लेकर उड़ने लगते हैं। तो यहाँ कवि ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है बच्चों के पतंग उड़ाने की क्रियाओं का। अंतिम अवतरण है इसमें। जब वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आ जाते हैं और पृथ्वी घूमती हुई भी आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब यहाँ कवि ने बच्चों द्वारा पतंग उड़ाने का बहुत ही सजीव और मनोहारी वर्णन करते हुए कहता है, जब वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं। अब कवि कहता है कि असल में बच्चे पतंग उड़ाते हुए गिरते ही नहीं है और कभी भूलवश संयोगवश गिर भी जाते हैं तो और वो बच जाते हैं।
तो वे और अधिक निर्भय हो जाते हैं पतंग उड़ाने के लिए, और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। अत्यधिक उत्साह के साथ वो सुनहरे सूरज के समान प्रकाशमान हो उठते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। उस समय ऐसा लगता है कि अपने बेचैन पैरों के साथ सारी पृथ्वी को वो नाप लेना चाहते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि वो दुगने उत्साह के साथ घूमते फिरते हैं और फिर भाग भाग कर पतंग को उड़ाते हैं। कविता यही समाप्त होती है। धन्यवाद।